मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। कमरे की खिड़की से सूरज की वो पहली किरण मेरे चेहरे पर रोज पड़ती है और सामने पेड़ पर बैठी कोयल की आवाज मुझे हर सुबह ऐसे ही सुनाई देती है, मानो मुझे बुला रही हो। मैं उठी तब माँ पूजा कर रही थी। मैंने रसोई में जाकर चाय बनाई और छानने लगी। कितना बढ़िया है ना, काम की चीज कप में आ गई, बाकी सब छलनी में रह गया। काश जीवन में भी ऐसा ही होता। अनवांटेड पलों को छान लेती मैं, उन्हें रिमूव कर देती। इतने में माँ की आवाज आई, ईशा आज नाश्ते में आलू के पराठे बना लूं ना, खा लेगी? मैंने सिर हिलाकर हाँ कर दिया। संडे का दिन था, हमेशा की तरह बिल्कुल फ्री। कुछ माँ की मदद की, फिर लैपटॉप लेके बैठ गई। ऑफिस की कुछ मेल्स चेक की, फिर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तो मैंने ऐसे ही एक्सेप्ट कर ली। मैसेज आया, हाय आई एम गौतम एंड यू? मैंने सिर्फ हाय लिखा। आई एम 26 और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है। तुम्हें क्या पसंद है? मैंने लिखा स्केचिंग एंड सिंगिंग। वाह क्या बात है, तब तो तुम्हारी आवाज भी बहुत मीठी होगी। वो बोला। फिर फेवरेट मूवी, कॉलेज फ्रेंड्स और करियर, और फिर बातों का सिलसिला चल पड़ा। हम करीब 1.5 घंटे तक चैट करते रहे। फिर उसने अचानक पूछ लिया, आर यू सिंगल? मैंने यस लिखा। फिर उसने लिखा थैंक गॉड। मुझे हंसी आ गई। शायद बहुत सालों के बाद इतनी स्वाभाविक हंसी थी मेरे चेहरे पर। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर कुछ जरूरी फाइलें कंप्लीट की। गौतम मुझे अभी भी याद था। 12:30 हो गए थे। कंप्यूटर खोला तो उसके गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ कुछ बहुत सुंदर फूलों की फोटोज भी थी। ये सब पहली बार था मेरे साथ। फिर मैंने भी गुड मॉर्निंग लिख दिया। सामने से मैसेज आया, मैडम अब तो गुड आफ्टरनून हो गया। मुझे फिर से हंसी आ गई। फिर उसने मेरा नाम पूछा, मैंने कहा ईशा। उसके बाद मैं बिजी हो गई। शाम को घर पहुंची तो माँ हमेशा की तरह मेरा इंतजार कर रही थी। ईशा अगले संडे ट्रेड फेयर चलोगी क्या? मौसी का फोन आया था, थोड़ा घूम फिर आएंगे। फिर कुछ बहाना बनाकर मैंने टाल दिया। खाना खाया और फिर अपने कमरे में जाकर लैपटॉप खोला। उसका मैसेज था, हाय आई एम ऑनलाइन, कैन यू कम? मैंने लिखा यस आई एम ऑनलाइन। कुछ देर चैट करके अचानक बोला, ईशा मुझसे दोस्ती करोगी? मैंने हाँ लिख दिया। फिर तो वो हर बात मुझसे शेयर करने लगा। मैं भी उसकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगी थी। एक दिन उसने अपनी फोटो शेयर की। वो बहुत स्मार्ट था, घने बाल, गठीला बदन और भूरी आंखें। उसने कहा, तुम कैसी दिखती हो? मैं चुप हो गई और गुड नाइट लिखकर सोने चली गई। अगले दिन ऑफिस के बाद मैं शाम को घर पहुंची तो माँ थोड़ा झिझकते हुए बोली, बेटा एक रिश्ता आया है, लड़का डाइवोर्सी है, लेकिन 1 ही साल हुआ है। वैसे लोग शरीफ हैं, तू कहे तो बात चलाऊं बेटा? मैंने अभी नहीं माँ कहकर टाल दिया। मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। फिर अपने कमरे की लाइट्स बंद करके बैठ गई। मैं जिसे भूल जाना चाहती थी वो भयानक मंजर मुझे फिर याद आ रहा था। जब मुझे दीदी की सगाई में एमसीबी से एक जोरदार करंट लगा था। मेरा कान गल रहा था, शरीर कांपकर नीला पड़ गया था और मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर बेजान पड़ी थी। मेरा आधा कान जल चुका था, हाथ भी नहीं उठता था। लगभग मैं शरीर के आधे हिस्से से पैरालाइज हो गई थी। 6 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं थोड़ा चलने लायक हुई और हाथ अब भी कम ही उठता था। मात्र 16 साल की उम्र में मेरे सब ख्वाब छीन गए। एक दिन अचानक पापा को हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। शायद उन्हें मेरा ही गम था। फिर माँ ने ही मेरी पढ़ाई पूरी कराई। फिर मुझे जॉब भी मिल गई। मैं 22 साल की हुई तो माँ रिश्ते ढूंढने में व्यस्त हो गई।
सब कुछ पहले ही बताने के बाद भी मुझे तिरस्कारहीन भावना और दया के सिवा कुछ ना मिला। माँ रिश्ते ढूंढकर थक गई थी। मैंने प्यार और शादी जैसे शब्दों को जीवन से निकाल फेंका था। ये सब सोचते हुए पता ही नहीं मैं कब सो गई। फिर अगला दिन रोज की तरह निकल रहा था। फ्री होकर कंप्यूटर खोला तो गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ उसने लिखा, ईशा कैन वी शेयर फोन नंबर्स। मैं मान गई। फिर हम लगभग रोज बातें करने लगे। समय बीतता जा रहा था। पता ही नहीं चला मुझे कब उसकी आदत हो गई। उसमें एक अजीब सा आकर्षण था जो मैं उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। फिर एक दिन हिम्मत करके मैंने भी खुले बालों में एक फोटो भेज दी। उसे मैं बहुत प्यारी लगी। कुछ दिन बाद वैलेंटाइन डे आया। मैं रोज ही की तरह ऑफिस में ही थी। आज मेरा मन नहीं लग रहा था काम में। फिर अपने फोन में गौतम की कॉल देखकर मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने फोन उठाया। वो बोला, आदत सी लग गई है तुझे हर वक्त सोचने की। अब इसे दोस्ती कहें या प्यार ये मुझे पता नहीं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे ईशा। फोन पर साइलेंस था। इन सब की आदत नहीं थी मुझे। इश्क जिस उम्र में शुरू होता है वो तो मेरी जख्मों में निकल गई थी। बॉडी के साथ फीलिंग्स भी पैरालाइज हो गई थी। मैंने कुछ कहे बिना ही फोन रख दिया। क्या जवाब देती आखिर? उसके लायक कहाँ थी मैं? यह सब सोचकर दिल भर आया था मेरा। फिर रात को उसका मैसेज आया, ईशा मैं तुम्हें चाहने लगा हूं और तुम। ये एहसास मेरे जीवन में पहली बार था। मैं ये सब सोच ही रही थी कि उसका फोन आ गया। वो बोला, ईशा आई रियली लव यू। पता ही नहीं चला तुम कैसे मेरे दिल में उतर गई। मैं पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ईशा विल यू मैरी मी। किस्मत से इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे कि गौतम जैसा लड़का मेरे जीवन में आएगा। फिर मैंने एक दिन का समय मांगा और फोन रख दिया। अगले दिन गौतम मेरी हाँ के इंतजार में था। अनेकों विचारों से घिरा था मेरा मन। बता दूं, लेकिन फिर क्या होगा? हर हाल में मैं गौतम को खोने वाली थी। अचानक फिर उसका मैसेज आया, ईशा तुमने जवाब नहीं दिया। फिर कांपते हाथों से मैंने उसे आखिरी बार फोन किया। मैंने भरे गले से बोला जैसे कुछ अटक गया हो, गौतम मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम मुझे भूल जाओ प्लीज। तुम मेरी जिंदगी में आए शुक्रिया। मुझे माफ कर देना। वो कुछ बोलता मैंने फोन रख दिया और खूब रोई। उस दिन अपने प्यार का गला खुद ही घोट दिया था मैंने। फोन स्विच ऑफ करके मैंने वो भारी रात बड़ी मुश्किल से निकाली। फिर अगले दिन वही ऑफिस, वही घर, वापस मैं उसी रूटीन में आ गई थी। मैंने अपना फोन नंबर भी चेंज कर दिया। खुद को बहुत दूर ले जाना चाहती थी मैं गौतम से। एक दिन मॉल से कुछ कपड़े खरीदकर मैं जैसे ही मुड़ी, अचानक मेरे सामने गौतम खड़ा था। अपनी नम आंखों में हजारों शिकायतें लिए बोला, ईशा फोन नंबर भी चेंज कर दिया तुमने। मैं मुंह मोड़ कर जाने लगी। वो मुझे खींचकर सामने वाले पार्क में ले गया और फिर बोला, ईशा मेरी गलती तो बता दो, क्यों छोड़ दिया मुझे? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मेरा दिल क्यों तोड़ दिया? बताओ आखिर क्यों नहीं हो सकती हमारी शादी? कुछ बोलो ईशा प्लीज। इतने सारे सवाल सुनकर भी मैं चुप खड़ी थी। ठीक है कुछ मत बोलो, लेकिन याद रखना ईशा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा और ना ही प्यार। जो हसीन यादें तुमने दी है उन्हीं के सहारे जी लूंगा। मेरे भी सब्र का बांध टूट गया, आखिर बोल ही पड़ी, गौतम तुम जानना चाहते हो ना मैं तुमसे शादी क्यों नहीं कर सकती। इतना कहकर मैंने अपने जख्मों से दुपट्टा हटा लिया। देख लो गौतम, आधा जला हुआ कान, गर्दन पे इतने सारे निशान, आधी बॉडी की पैरालाइज नसें। फिर उस काली रात की पूरी कहानी बता दी।
और फिर फूट फूट कर रोने लगी, मानो इतने दिनों का ज्वालामुखी फट गया था मेरे अंदर। गौतम ने मुझे फिर से दुपट्टा पहना दिया। सब सच बताने के बाद भी वो वहीं खड़ा था। फिर रूंधे गले से बोला, बस यही सच है ना तुम्हारा? ईशा, तुम कितनी पागल हो। मैंने सिर्फ तुम्हारे सुंदर जिस्म से प्यार नहीं किया था, मैंने तो तुम्हारे एहसास से प्यार किया था। तुम्हारे पहले हाय वाले मैसेज से, कुछ लिखकर टाइप किए 3 डॉट्स से, तुम्हारी मासूम बातों से ईशा, तुम्हारे बात करते हुए चाय पीती चुस्कियों से, तुम्हारी खामोशी से, तुम्हारे नाम से ईशा, हर उस चीज से जो तुमसे जुड़ी थी। और तुम ये जख्म दिखाकर सब खत्म करना चाहती हो। बोलो ईशा, प्लीज। मेरी आंखों में आंसुओं का सैलाब था, दिल भर आया था मेरा। गौतम ने मेरे बिल्कुल नजदीक आकर अपने हाथों से मेरे हाथों को थाम लिया। मैंने उसकी तरफ देखा और रूंधे गले से पूछा, शर्मिंदगी तो नहीं होगी मेरे साथ? बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसे ही प्यार करोगे? हाँ, हमेशा। मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? कभी नहीं। मैं गौतम की बाहों में आकर सारे जख्म भूल गई थी। मेरी धड़कनें अब उसकी हो गई थी। तो ये थी ईशा की कहानी। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। थैंक यू।